तो आज है 31 अक्टूबर शनिवार और आज सरदार पटेल की जयंती है। बहुत ही खुशी की बात है कि एक ऐसे इंसान की आज जयंती है जिसे हमारा देश लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, जिसे लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, और वो हमारे देश के पहले होम मिनिस्टर थे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें यार, कल रात को मैं जब उनकी जीवनी के बारे में पढ़ रहा था मुझे बहुत सारी खास बातें जानने को मिली है। और वो चीज़ आपको भी जाननी चाहिए कि क्यों उस इंसान को आयरन मैन कहा जाता है इंडिया का। कोई तो बात होगी भैया, किसी भी इंसान को लौह पुरुष की संज्ञा दी गई। लौह पुरुष आप समझ रहे हैं, जिसने अपनी ताकत से, अपने बल से, अपनी बुद्धि से, अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी से पूरे इंडिया को एक कर दिया। सोचिए, यहाँ पर हमसे हमारा घर नहीं संभलता, हमारे आसपास के लोग, हमारी सोसाइटी नहीं संभलती है, और इस अकेले इंसान ने, वो भी किस उम्र में ये काम कर देखा है, सोचने वाली बात है। तो आज उसी चीज़ पर मैं बात करूँगा, आपसे बताऊँगा कि क्यों उस इंसान को लौह पुरुष कहा जाता है। देखिए, गांधी जी ने जब आंदोलन किया तब उनके साथ ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने उनका साथ दिया। हर किसी ने अलग अलग तरीके से साथ दिया। भगत सिंह अपने तरीके से कर रहे थे, गांधी जी अपने तरीके से कर रहे थे, लेकिन इन्हीं में से एक इंसान है जिसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने अपने तेवर से ब्रिटिश हुकूमत को एकदम कंटाल खिला दिया था। ब्रिटिश हुकूमत ऐसी अकेली हुकूमत थी जो सरदार पटेल से डरती थी। शायद उन्हें भगत सिंह का भी इतना डर नहीं था या गांधी जी का भी इतना डर नहीं था जितना सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जब 1 साल जेल में रखा गया, तब एक न्यायाधीश थे, इंग्लिश न्यायाधीश थे, उनका नाम है न्यायाधीश विकेंडेन, जिन्हें जस्टिस न्यायाधीश विकेंडेन कहा जाता था। और उन्होंने एक बार अपनी बुक में ये लिखा था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल एक बहुत ही खतरनाक एंटी फासिस्ट यानी अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजर जाएगा, यानी उसको अपने देश से, एंटी फासिस्ट का मतलब ये होता है कि अपने देश के लिए कुछ भी कर जाऊँ। तो उन्होंने कहा एक बहुत ही खतरनाक एंटी फासिस्ट और ब्रिटिश शासन का घोर विरोधी इंसान। समझ रहे हैं, उस न्यायाधीश ने ऐसा कहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए। और जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जेल से छूटे, आई थिंक 1945 का दौर था वो, उस समय गांधी जी भी 2 साल तक जेल में रहे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे ही जेल से छूटे, तो होता क्या है कि एक इंसान जो होता है ना, वो डरता है कि यार अब फिर से जेल में जाऊंगा, वहाँ खाने को क्या, रहने को क्या मिलेगा, कैसा हमारे साथ सलूक किया जाएगा, व्यवहार किया जाएगा। लेकिन उन्होंने इस चीज़ की परवाह न करते हुए जब वो जेल से छूटे तो आज़ादी के लिए उन्होंने फिर से दुगनी तेज़ी से लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, आंदोलन करना शुरू कर दिया। और वो डरे नहीं कि यार फिर से जेल जाऊँगा, मार पड़ेगी, कुछ होगा, कैसा सलूक किया जाएगा। दैट्स अ बेस्ट थिंग। हमेशा ज़िंदगी में याद रखिए कि आप अपने एथिक्स के लिए जाने जाए। यहाँ पर हमको एक पहला रूल जानने को मिला सरदार वल्लभ भाई पटेल का, सक्सेस का। और एक बार तो उन्होंने अपने भाषण में घोषणा कर दी थी कि अगर ऐसे 10 इंग्लैंड भी हमारे देश पर राज करने आ जाए ना, तभी भी मैं रुकने वाला नहीं हूँ, तभी भी हमारे देश को कोई आज़ाद होने से नहीं रोक सकता। और 1946 आते आते आप सभी जानते हैं कि अंग्रेज़ों की जो हुकूमत है वो धीरे धीरे उजड़ने लगी। ऐसे समय में आपको एक याद है मुस्लिम लीग के बारे में, जिसके जो फाउंडर थे मोहम्मद अली जिन्ना साहब, क्योंकि देश आज़ादी की कगार पर आ पहुंचा था। ब्रिटिश हुकूमत को समझ में आ गया था कि हम अब यहाँ पर ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकते। तो मोहम्मद अली जिन्ना थे जिन्होंने ये कहा था कि भैया हमको मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट नेशन चाहिए, क्योंकि उनका कहना था कि हमारे देश में, यानी कि हिंदुस्तान में, उस समय जो पूरा पाकिस्तान भी मिला हुआ था हमारे साथ, और भी कंट्रीज़ थी, बांग्लादेश था, सब कुछ था, एक साथ था। तो उनका ये कहना था कि हम मुस्लिमों को यहाँ पर वो रियायतें नहीं मिलती है, वो सहूलियतें नहीं मिलती है, हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है, तो इसीलिए हमें एक सेपरेट नेशन चाहिए। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन्हें बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गए। और अल्टीमेटली आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान बन ही गया 14 अगस्त को। आप सभी जानते हैं ये बात। 14 अगस्त को उनका, जैसे हमारा इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को आता है, वैसे उनका इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त को आता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक चीज़ समझ में आ गई कि यार अगर जब ये इंसान मोहम्मद अली जिन्ना एक सेपरेट नेशन की मांग करता है और उसको सेपरेट नेशन मिल भी जाता है, तो भारत, उस समय कितने सारे अलग अलग राजाओं ने रियायतें इकट्ठी करके रखी थी कि मैं इस देश का राजा हूँ या ये जगह मेरी है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक सपना देखा था कि मैं हिंदुस्तान को एक करके ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब उन्होंने देखा कि यार मोहम्मद अली जिन्ना ने तो सेपरेट नेशन की डिमांड कर दी और वो लेकर भी चले गए। तो उनको समझ में आ गया कि भैया एक सख्त आक्रामक रवैया अपनाना पड़ेगा, क्योंकि उस समय बहुत सारी ऐसे रियासतें थी, जैसे हैदराबाद का निज़ाम था, जैसे दिल्ली का निज़ाम था, और आई थिंक और भी कुछ एरियाज़ के लोग थे, वहाँ के राजा थे। उन्होंने कह दिया था कि हम तो भैया सेपरेट नेशन लेकर ही रहेंगे, जब पाकिस्तान सेपरेट नेशन बन सकता है तो हम लोग भी। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक चीज़ ये जानते थे, इसलिए लोग उन्हें दूरदृष्टा भी कहते हैं। उन्हें पता था कि यार अगर ये छोटे छोटे लोग, छोटी छोटी जिनके पास रियायतें हैं, अगर ये भी अपने सेपरेट नेशन की मांग करेंगे
कल को कोई अगर इन पर आक्रमण करेगा तो ये तो हमारे पास ही आएंगे, क्योंकि ये हमारे पास ही हैं, हमारे पड़ोसी बने रहेंगे। तो बेटर होगा ना कि जब ये लोग एक ही भाषा बोलते हैं, एक जैसे लोग हैं, हमारा कल्चर एक, हमारी संस्कृति एक, तो क्यों ना हम सब एक ही रहें, ताकि हमारे ऊपर कोई आक्रमण करे भी तो वो उसको 10 बार सोचना पड़े कि इतना बड़ा देश है, अगर हम इस पर आक्रमण करेंगे तो क्या हम सक्सेसफुल हो पाएंगे, है ना। तो ये दूरदृष्टि थी उनकी, इसलिए उन्होंने सबसे आक्रामक रवैये के तौर पर कह दिया कि अगर आप लोगों ने एक फिक्स डेट के अंदर अपना विलय नहीं कर दिया हिंदुस्तान में, तो आपके साथ बहुत ही कठोर और निर्दयी व्यवहार किया जाएगा। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि बहुत सारे जो छोटी छोटी रियासतें थी, जो छोटे छोटे राज्य थे, उन्होंने तो बात मान ली, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे, बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी रियासतें थी जिन्होंने उनकी बात नहीं मानी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को गुस्सा आ गया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आप सभी जानते हैं कि एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे। उन्होंने ये जो सारी कार्य प्रणाली है ना, कि सारे राज्यों को जो छोटे छोटे विभागों में बटे हुए हैं, जहाँ पर छोटे छोटे राजा राज कर रहे हैं, अपनी बपौती समझ रहे हैं उनको, तो ये जानते थे। और आप सभी ये भी जानते हैं कि वो पहले होम मिनिस्टर थे। जब सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग हुई तब सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि इन सारे लोगों को फिर से इकट्ठा करना। आई थिंक 1946 की ये बात थी, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पहली कैबिनेट मीटिंग में ये कहा था, क्योंकि वो होम मिनिस्टर थे। तो देखिए, मैं उनके वर्ड्स एकदम वर्ड टू वर्ड पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूँ कि यदि रजवाड़ों पर, यानी कि उस समय जो छोटे छोटे राजा अपनी छोटी सी ज़मीन पर जो राज कर रहे थे, उसको उन्होंने एक नाम दिया रजवाड़ा, ठीक है। यदि रजवाड़ों पर शीघ्र काबू नहीं पाया गया तो कठिनाई से मिली आज़ादी रजवाड़ों के रास्तों से निकलकर गायब हो सकती है। आप समझ रहे हैं उन्होंने क्या सोच लिया था कि यार अगर ऐसा कुछ हो गया, सेपरेट नेशन की मांग करी और ये सारे लोग अलग हो गए, तो हम पर फिर से कोई राज कर सकता है। इसलिए उन्होंने बहुत ही आक्रामक तेवर अपनाए। उन्होंने अपनी कैबिनेट मीटिंग में ये घोषणा कर दी कि यम, चाहे कुछ भी करना पड़े, साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से इन सारे लोगों को एक होना ही पड़ेगा। और अल्टीमेटली सारे राज्यों को, जो छोटे छोटे राज्य थे, उनको उनकी बात माननी ही पड़ी। कुछ ऐसे राज्य थे जिन्होंने विनम्रतापूर्वक साइन कर दिया कि हाँ, हम हिंदुस्तान का हिस्सा बनने को तैयार हैं, लेकिन कुछ ऐसे जगह थी जो लोग अड़े हुए थे कि नहीं, हमको तो सेपरेट नेशन चाहिए। जैसे यहाँ पर कुछ हैं, जैसे कि जूनागढ़ है, जैसे कि जम्मू कश्मीर का राजा था, जैसे कि हैदराबाद के रियासत थे, जो ज़िद्दी थे कि भैया हम नहीं आना चाहते हैं आपके देश में, हम अपना सेपरेट नेशन बनाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों ने तो मान लिया अल्टीमेटली। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल का गुस्सा, तभी तो उन्हें आयरन मैन कहा जाता है, कुछ ऐसा था उनका प्रभाव कि बहुत सारे लोगों ने तो मान लिया। लेकिन हैदराबाद का एक निज़ाम था, इसकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहले इसने क्या किया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक पत्र भेजा जिसमें इसने कहा कि हाँ, मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं भी शामिल हो जाऊँगा इंडिया में। लेकिन उसके दिमाग में कुछ खुरापाती आइडिया था। आइडिया ये था कि वो क्या कर रहा था कि अपने सैनिकों की क्षमता बढ़ा रहा था, अपनी सैन्य पर वो काम कर रहा था। वो ये सोच रहा था कि अगर मैं अपनी सैनिक शक्ति बढ़ा दूँ तो अगर कल को ये लोग मेरे ऊपर आक्रमण भी करेंगे भारत को एक करने के लिए, भारत में मुझे शामिल करने के लिए, तब मैं इनसे लड़ लूँगा और लड़के मैं जीत जाऊँगा, तो मैं अपना सेपरेट नेशन बना लूँगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कुछ ही दिनों में ये समझ में आ गया कि इसके दिमाग में क्या खुरापाती आइडिया है, और 1948 में उन्होंने हैदराबाद में सेना को आदेश दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कि जाओ और आक्रमण कर दो हैदराबाद के उस निज़ाम पर। और कुछ ही देर में वो हैदराबाद का निज़ाम फुस हो गया, हार गया। तो अल्टीमेटली उसने भी भारत की स्वायत्तता को स्वीकार कर लिया। तो ऐसे ही यार उनकी ज़िंदगी के बहुत सारे किस्से हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं, हम समझ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे किस्से हैं उनकी ज़िंदगी के सीखने के लिए। तो जितना मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा कल, और उस हिसाब से आपको बताने की कोशिश की। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की यार कितनी अच्छी बात है। आपने सोची कि जब उन्होंने ये सारा काम कर लिया अपना होम मिनिस्ट्री का, तब जाके उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद उनकी मृत्यु निकट आ चुकी थी, लेकिन उन्होंने जो सपना देखा था भारत को एक करने का, उसे पहले पूरा किया और दिसंबर 1950 में उन्होंने अपनी अंतिम विदाई ली। ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को सलाम है। कितना भी सलाम किया जाए, उनके बारे में कितना भी कुछ कहा जाए, जितनी भी तारीफ़ें की जाए कम है। और मैंने जितना कहा है ना, ये समझिए कि सूरज को सिर्फ दिया दिखाने के बराबर है। बहुत किस्से हैं उनके। कभी आपको भी अगर उनकी किताबें पढ़ने को मिले, उनके बारे में जानने को मिले कुछ, तो ज़रूर जानिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसी के साथ हम श्रद्धांजलि देते हैं और इसके साथ में वीडियो एंड करता हूँ। दंगल 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 दंगल